नहीं, देखिए ऐसा है कि विदेश नीति का जो सबसे पहले मोदी साहब का बयान आया, ये पहली बार हुआ। हिंदुस्तान ने वो मुल्क है जिसने गांधी के वक्त से हमेशा फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, और उनका ये कहना था कि जो फ़िलिस्तीन है वो फ़िलिस्तीनियों का है। वो जिस तरह से अंग्रेज़ों का इंग्लैंड है और फ्रांसीसियों का फ्रांस है, ऐसी फ़िलिस्तीनियों का फ़िलिस्तीन है। तो वो इसके मुखालिफ थे। नेहरू ने उसी पॉलिसी को अपनाया और हिंदुस्तान में वो आते आते यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बग़ैर कुछ समझे बूझे, या तो इनको हिस्ट्री नहीं मालूम है, ये बात तो वाज़ेह है कि ये इनको पूरी तारीख़ मालूम नहीं है, इन्होंने फ़ौरन एक बयान दे दिया, और बयान भी इस तरह का दिया कि फ़िलिस्तीनियों को आतंकवादी कह दिया। उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन हुआ, और ये समझे थे शायद कि हम इसलिए करेंगे क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है, और अमेरिका की वजह से सऊदी अरेबिया भी साथ देगा और उनके सारे अलाइज भी साथ देंगे। लेकिन फॉरेन अफेयर्स जो है वो खामोश रहा। उसको मालूम था कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री फ़िलिस्तीन के साथ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के साथ पहले दिन से खड़ा है। आखिर में जब उन्होंने ये देखा कि सऊदी अरेबिया और उनके अलाई जो मिडिल ईस्ट में हैं, वो सब के सब इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो अप्रोच हुई वो बिल्कुल कंट्रेरी टू स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कभी ऐसे बोलता है? भाई, फॉरेन अफेयर्स का तो एक ऐसी पॉलिसी है जो बराबर कंटिन्यू करती है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमारे अपने सहयोगियों के साथ हमारे मामलात बनते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज होते हैं, उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का मामला ये है, वो तो इलेक्शन पहलू को देख के बयान देते हैं। उनका ये बयान इसलिए था कि अभी इलेक्शन में कुछ हम इसको कम्युनल इशू बना कर फला करके ये करें। उसका उनको ये एडवांटेज ज़रूर मिला कि बहुत से मीडिया वाले, जो ऑफिशियल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको वो पहलू मिल गया। उनको ये समझ में आ गया कि ये मियाँ लोग मुसलमान मारे जा रहे हैं। नतीजा हुआ कि अपने को यहूदियों के साथ जोड़ दिया। अब यहूदी खुद अमेरिका में, ये मेरे पास है इसका वीडियो, जिसमें वो कह रहा है कि ये मेरे नाम पे जुल्म न किया जाए, यहूदियों के नाम पे ये जुल्म ना हो, ये ज़ोनिस्ट लोग हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदू मज़हब में एक हिंदुत्व निकल आया है, आतंकवादी संगठन, वैसे ही यहूदियों में ये एक संगठन है जिसका कायद ये आज का प्राइम मिनिस्टर वहाँ नाथुन है। ये पूरा मसला ह्यूमन राइट्स का है, ये मसला नाइंसाफ़ी का है। आपके घर में घुसकर कोई दूसरा आदमी बिठाल दिया जाए और वो आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करता रहे और आप कुछ बोले नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मेरे मुल्क के साथ हुआ कि भाई हमारे मुल्क को तोड़ के एक पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, वहाँ बना दिया, ये सब हमारा मुल्क था। तो कुछ लोगों को ये दर्द है, फ़िलिस्तीन को तोड़ के आपने छीन लिया, आपने उनको आतंकवादी कह दिया। लेकिन सर, भारत का मीडिया जो गया वो भी आतंकवादी कह रहा है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, भारत का मीडिया के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ये बात भारत के मीडिया को प्राइम मिनिस्टर ने ये निवाला दिया था कि आप बोलिए। अब आप सोचिए, अगर वो आतंकवादी हैं तो इसका मतलब ये है कि गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी तक इन सब ने फ़िलिस्तीन की सपोर्ट की है, तो इसका मतलब ये वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। दे इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर, और दे ये मीडिया। इस मीडिया को तो कुछ इल्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो वहाँ चैनल पर बैठ के ऐसा लगता है जैसे कोई सब्जी मंडी खोल रखी है उन्होंने। न पढ़ के आते हैं, न लिख के आते हैं, न उनको मालूम है पूरी दुनिया में इनकलाब खड़ा हो गया है कि ये जुल्म हो रहा है। आप किसी को आप घर सब तरफ से बंद करके, उन मजलूमों ने क्या किया है जो अपने घरों में सो रहे हैं, जिनका न लेना न देना। आपकी लड़ाई उन लोगों से है, वो उन लोगों से है जिनकी आपने ज़मीन छीनी थी। उसमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अब अनफ इज़ अनफ हो गया, क्योंकि कुछ तबका ऐसा है जो PLO का, जिसमें यासिर अरफात की जमात थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के तहत ये था कि भाई एक अलग स्टेट बनेगी
आज वो भी 30 साल हो गए, स्टेट नहीं बनी। उसमें से कुछ नौजवान खड़े हुए जिनकी चौथी नस्ल इस तरह से बेघूम घूम रही है। उसने कहा कि भाई अब हम तो इनसे निपट लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो इसराइल के बारे में वेस्टर्न मीडिया का ये ख्याल था कि ये कभी शिकस्त नहीं खा सकते, इनकी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, इनकी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है, वो चंद 100 उनके फाइटर्स ने उनके सब ख्वाब पूरे कर दिए। सर, भारत के कुछ मीडिया के पत्रकार वो कह रहे हैं कि अब इजराइल फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, गाजा को ख़त्म कर देगा। देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी कोशिश की थी हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ ये होना है कि और खून खराबा होना है। जो लोग इस तरह के बातें करते हैं कि हम लड़ ख़त्म कर देंगे, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे यहूदी ख़राब हैं, लेकिन यहूदियों में एक तंजीम है जो आज हाकिम है इसराइल की। इसी तरह से आज हिंदुस्तान में भी एक ऐसी तहरीक चल रही है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। उनको हम सब हिंदू नहीं कह सकते। इसी तरह से हम फ़िलिस्तीन में कुछ लोग जो लड़ने को तैयार हैं, हम सारे फ़िलिस्तीन से उसको नहीं जोड़ सकते। सवाल ये है कि मर कौन रहा है? मर तो सड़क पे चलने वाला मासूम मर रहा है, वो बच्चा मर रहा है, वो माँ मर रही है, अस्पतालों में सिसक सिसक के मर रहे हैं। उसके लिए इनके सीनों में दर्द नहीं उठता है? ये चैनल के मालिकान जो बैठ गए, इनको समझना चाहिए कि मौत क्या होती है। ये जो चैनल के लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि इस वक्त पिछले 24 घंटे में जो मामला बदला है, वो उनके जो डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, वो आए थे यहाँ समझाने के खलीज के लीडरों को समझा लेंगे। अब उनको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान मदाखलत कर दे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने सबसे पहले अपना बेड़ा भेज दिया, इसलिए कि कहीं ईरान ना आ जाए। इसको समझिए, इस बात को। कहते हैं कि हम तो बहुत किसी के मामलात में नहीं हैं, लेकिन उनको ये ख्याल था कि हमको ये सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र, इजिप्ट और ये सारे मुल्क, कतर, ओमान, ये हमारे सब ग़ुलाम हैं, ये हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। ग़ुलाम करे तो क्या करे, क्योंकि उनकी आवाम उनके ख़िलाफ़ है। अगर आज ये लीडर्स जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं इस मिडिल ईस्ट के, ये अगर फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुए तो इनके तख्ते उलट दिए जाएंगे। इस वजह से इनको अमेरिका से कहना पड़ा कि हम आपके साथ नहीं हैं। इनको डर ये है कि कहीं ईरान के साथ मामला ना हो जाए। अगर ईरान के साथ मामला होता है तो सबसे पहले अमेरिका का बेड़ा सबसे पहले भाग जाएगा। आपको याद है कि हमें सन 72-71 की लड़ाई में हमारे साथ क्या किया था इन्होंने? कह दिया ये 7वां बेड़ा चल रहा है और 8वां बेड़ा पाकिस्तान से कह दिया आ रहा है। और इंदिरा गांधी ऐसी लीडर थी, उसने कहा आ जाए बेड़ा। आखिर में जब उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी तो मान नहीं रही, तो बेड़ा भाग गया और पाकिस्तान टूट गया। ये भाग जाएंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं। सर, अभी सर एक सवाल है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो पुनरेजी हो रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी आती होगी, वो देखते होंगे। तब ऐसे में वो इजराइल को कैसे इस तरह की बातें बोल सकते, उकसाने वाली बातें कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने तो 2002 में भी सब कुछ देखा था और यही कहा था कि अगर कोई पिल्ला गाड़ी के सामने आ जाए तो तकलीफ होती है। तो प्राइम मिनिस्टर के तो बड़े रिकॉर्ड है ना। प्राइम मिनिस्टर ने तो जुनैद और उनको जब जलाया गया, जब भी वो नहीं बोले, वो बेचारे सिर्फ बोले उस वक्त जब कन्हैया को मारा गया, उसको 1 करोड़ रुपया भी दिया गया, मुलजिम पकड़ भी लिया गया, लेकिन इलेक्शन में बोलने के लिए कन्हैया याद आ गया उन्हें जुनैद ने याद नहीं आया, उन्हें इखलाक याद नहीं आया, उन्हें न जाने कितने लिंच हुए याद नहीं आए। अरब मुल्क पे असर पड़ेगा इनके बयान से? क्या रिश्ते खराब हो जाएंगे अरब मुल्कों से? देखिए हिंदुस्तान को एक एडवांटेज है जिसको मोदी साहब अपना कारनामा बताते हैं। हिंदुस्तान एक दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है और ये मार्केट मनमोहन सिंह की देन है। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उसने रास्ते खोले थे और एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने वहाँ से वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया था। ये जो पक्की फसल इनके हाथ लग गई तो कहा कि हमने किया। ये इस वजह से हमारी जो हैसियत है दुनिया में वो बड़ी मार्केट की वजह से है। तो आप अगर ये समझें कि हुकूमतें खिलाफ होंगी तो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप वहाँ के अखबार पढ़ें, वहाँ की जनता से बात करें, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो,
एक एक आदमी जानता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत आज की सेकुलर हुकूमत नहीं है। सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की हुकूमत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा, ये सबको मालूम है। तो हमारी इज्जत कितनी है बाहर ये हम जानते हैं। ये गांव में बैठा हुआ जो एक भक्त बैठा है उसे नहीं मालूम है, या वो बेरोजगार लड़का जो सड़क पे घूम रहा है और भक्त बना घूम रहा है उसे नहीं मालूम है कि हमारी कितनी बेइज्जती हो चुकी है। हम उस मुल्क में जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी मरी उस वक्त मैं मिडिल ईस्ट में था और मैं वहाँ के रूलर से उस दिन मिलने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं गया और मुझे ये नहीं मालूम था कि इंदिरा जी की डेथ हो चुकी है। मुझे मालूम था कि वो हुआ। वहाँ का बादशाह ने मुझसे कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो। मैंने कहा हाँ। कहा फिर आज मीटिंग में क्यों आए? मैंने कहा आपने टाइम दिया था। उसने कहा आज कोई टाइम नहीं है, मेरी माँ मर गई है। इंदिरा गांधी के लिए ये अल्फाज थे रूलर ऑफ शारजा के कि मेरी माँ मर गई है, मैं काम नहीं करूँगा। उस मुल्क में आज क्या हो रहा है? सर, इस देश में फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट होते थे जी, लेकिन अब इजराइल के साथ में समर्थन प्रोटेस्ट हो। जी मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मुझे इस कदर अफसोस है कि आज अपने मुल्क में आप हक को हक कहने के लिए कोई आदमी खड़ा तैयार नहीं है। मजलूम के साथ खड़ा होना जुर्म है। इस मुल्क का ये तमाशा हो गया और जिम्मेदार लोगों को वो पकड़ के ले गए। मैं तो एक 10 मिनट लेट हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा सब तरफ से बंद है। लोगों ने बताया कि वो सबको लेके चले गए। अरे हम इसलिए आए थे, वहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए थे। जब हमको ये मालूम हुआ कि मजलूमों के लिए बेसरे सामान जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, हर तरफ से बम फेंके जा रहे हैं, उनके लिए हम कहने आए थे कि भाई हम आपकी हमदर्दी में आए। उनकी भी इजाज़त नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क को कैसे हम कह दें कि ये गांधी का मुल्क है? यकीनी तौर पे ये गोडसे का मुल्क है, लिखित में हो या न हो। सेलिब्रेशन हो रहा है फलस्तीनियों के मारे जाने का। सेलिब्रेशन हो रहा है। जिस मुल्क की पार्लियामेंट में एक गालियाँ एक पूरी कौम को दी जाएं और वो पार्लियामेंट ये कहे कि साहब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मुझे बता दें हिंदुस्तान की तारीख में डेमोक्रेसी थी कब? अरे डेमोक्रेसी का तस्वुर तो गांधी और नेहरू लेके आए थे और उन्होंने डेमोक्रेसी कायम की थी जिसके पड़ाक से उड़ा दिए मौजूदा हुकूमत ने, और कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे कोई तारीख ही बता दे कि हिंदुस्तान में कभी डेमोक्रेसी रही है? हमेशा बादशाहत रही है। एक बादशाह दूसरे राजा से लड़ता रहा है और उसी लड़ने के चक्कर में बाहर के लोग आए, वो हाकिम वक्त बने, वो भी बादशाह रहे। फिर ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या चीज़ है? मुझे कोई समझा तो दे। अरे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो नेहरू और गांधी लाए थे 1923 में, जब गांधी ने कहा कि हर आदमी का हक होगा कि वो अपना एक वोट देगा और कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो उस वक्त जिन्ना और एनी बेसेंट और ये रॉय इनके ये लोग टूट के चले गए थे और उस वक्त आरएसएस बनाई गई थी कि भाई ये कौन आदमी बुढ़ा आ गया जो कह रहा है कि साहब एक सड़क का चलने वाला आदमी वो भी वोट पाएगा। मोदी आज प्राइम मिनिस्टर इसलिए हैं कि वो गांधी और नेहरू की बनाई हुई सोच थी जिस पे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आज उसी पार्लियामेंट में एक कौम को गाली दी जा रही है, स्पीकर सुन नहीं रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है और कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अफसोसनाक बात है। सर, भारतीय मीडिया पर आरोप लग रहा है कि जो इजराइल गए हैं सरकार की तरफ से उनको भेजा गया है। जी, इजराइल गवर्नमेंट ने उनको भेजा है या फिर भारत सरकार ने इस तरह से? भाई अगर इतनी मोहब्बत है तो कोई रिश्ता होगा। अब उनके बहने हुए हैं, साले हैं, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन पत्रकार का काम है हक दिखाना। अगर वो हक नहीं दिखा रहा है और सच नहीं बोल रहा है तो इस ज़मीन पर बोझ है। वो कलमकार और पत्रकार ये हवाओं के रुख बदलते हैं। सर, इजराइल ने भारत के कारगिल युद्ध में उसकी मदद करी थी, क्या यही वजह है कि भारत आज इजराइल की मदद कर रहा है? इसराइल की क्या मदद की थी भाई? कारगिल युद्ध में सर इजराइल ने अपने सेना भेजा था भारत को। ये आप कह रहे हैं ना? जी सर। क्या हम कारगिल इसराइल की वजह से जीत गए? हम इतने निकम्मे हैं? अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अफसोस की बात है। हम इसराइल ऐसे मुल्कों को 10 मिनट में उड़ा के फेंक दें। आप क्या समझते हैं इसराइल की हैसियत को? अरे इसराइल हमारे सामने एक सेकंड नहीं रुक सकता। आपने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमारी मदद की। अरे हम कारगिल में उनकी वजह से जीते थे। आप अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि इसराइल ने मदद की थी? कमाल की बात है भाई। हमने इसराइल तो अब आया, हमने तो सन 65 में भी लड़े
और सन 71 में भी लड़े, तो ये इसराइल ने हमें लड़ाया था। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसराइल की वजह से किए थे। ये किस किस्म की मज़ाक़ क़िस्म बातें आप लोग करते हैं? सर, यूनाइटेड नेशन हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका उसको आतंकी संगठन बताते हैं, क्या कह रहे हैं? जब यूएन में उन्होंने कई बार कोशिश करी, सब ने कहा कि नहीं, वो अपनी ज़मीन के लिए मांग रहे हैं, वो आतंकवादी संगठन नहीं है। अगर वो आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस को, बीजेपी को कहना चाहिए, भगत सिंह भी ने भी बम छोड़े थे, वो भी आतंकवादी थे। उनसे कहिए सुभाष चंद्र बोस भी थे। अपनी ज़मीन को छीनने के लिए, अपना हक मांगने के लिए अगर कोई बात करता है, ये आपका अंदाज़ है कि जिसको आप चाहें उसको आतंकवादी बता दें और जिसको चाहें मजलूम बता दें। अब यहाँ तक बता दिया कि हमारी इसराइल ने मदद की थी इसलिए हम कारगिलवाद जीत गए। क्या लगता है इजराइल और अमेरिका यूएन की नहीं सुनते हैं? देखिए, ये जो अगर बंद नहीं होता तो सो कॉल्ड आतंकवाद यहाँ से और बढ़ेगा। आतंकवाद की बुनियाद कब पड़ी? जब आपने फ़िलिस्तीन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके और दुनिया भर से जब यहूदी निकाले गए, उन यहूदियों को जाके उनके यहाँ बसाया और उनके अपने घर में उनको बेघर कर दिया। वो रिजेंटमेंट हुआ, उसको आपने आतंकवाद का नाम दिया। जो आपने जाके वियतनाम में किया, पूरी नस्ल ख़त्म कर दी, वो लड़ाई आतंकवाद की नहीं थी। जो आपने अफ़गानिस्तान में जाके सर ख़त्म कर दिया, वो आतंकवाद नहीं था। जो इराक़ को आपने ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद कहा कि हाँ वहाँ कोई असलहा नहीं था, वो आतंकवाद नहीं। ये तो आपका अपना अंदाज़ है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आतंकवाद को डिफ़ाइन किया जाए, तो मैं तो आज प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ कि दिल के साथ बैठिए और बताइए आतंकवाद क्या है, बताएं ना। ये जो हो रहा है और जो जुलूस निकल रहे हैं, कल हमारा एक प्रदर्शन था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसी जगह पर जंतर मंतर पर, वहाँ 8-10 लोग इसराइल का झंडा लेकर और आए और नारे लगाने शुरू किए कि हम लोग कुछ बोलें, हमको बोलना नहीं था। अगर आज उसी जगह पे कुछ लोग फ़िलिस्तीन का झंडा लेके नहीं, फ़िलिस्तीन की हिमायत में खड़े होने गए थे, उनको बंद कर दिया। आप इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं? आप इसको सेकुलर कंट्री कहते हैं? अगर कहते हैं तो आपकी गलतफहमी है, मैं नहीं मानता हूँ। आपको लगता है फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है, फिलिस्तीन का समर्थन करने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर उनकी सह्या की गई है तो उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको उससे पूछना चाहिए। फिलिस्तीन का समर्थन का मतलब यह है, आप हमें सज़ा किस ग्राउंड पे देंगे? पहले तो एम्बेसी बंद करिए उनकी। आपकी उनके साथ एम्बेसी है, आपके उनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। जिस कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक, आप चाइना के बारे में भी यही करते हैं। सबसे बड़ी बिजनेस चाइना की है, सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ से लाते हैं और बंद कर दिया उसको। हमारे कितने लोगों के साथ ये चाइना के से पैसे आए थे। अरे भाई, तो ये जो तमाशा हो रहा है, ये हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब कर रहा है। ये मेरे सोच के, मेरे गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। तो सब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कत्लेआम हुआ है, इस पर किस तरीके से अमन चैन वापस लौटे और लोग समाधान क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो यूएन है उसको कुछ आगे आना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मकसद नहीं है। उनके अपने रेजोल्यूशंस, अपनी उनकी जो वार्निंग्स हैं वो तक नहीं मानी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी ऐसी क़ुव्वत जो अमेरिका को समझा सके कि दुनिया में खतरगारी बढ़ जाएगी, और ये बहुत ख़तरनाक स्टेज पर हम आके खड़े हो गए हैं। अगर कोई आदमी ये गलतफहमी में है कि हम पूरी की पूरी बस्ती उड़ा देंगे और कब्ज़ा कर लेंगे, तो उसका नतीजा हमने 70 साल में जो देखा, पूरी दुनिया में आतंक फैला है। और इस हमास के वो जो गाज़ा का एरिया है, अगर उसमें उन्होंने ज़मीन पे गए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान दुनिया देखेगी और बड़ा कत्लेआम होगा। हम सबको ये करा रहे हैं, वो यही होने जा रहा है। 5 घंटे का समय दिया गया है। वो समय से कुछ भी दे दें, वो 8 घंटे नहीं, वो 80 साल 100 साल तक के लिए जंग चलेगी। आदित्य भाई, एक बड़ा अहम सवाल है जो दलील दी जा रही है कि यहूदी यहीं के थे, वहीं वापसी कर रहे हैं, वो उन्हीं की जगह है,
पहले इन्हें हटा दिया था और दलील जाती है जैसे राम मंदिर और तमाम चीज़ें कब्जा ली गई थी यहाँ के बारे में जी दलील है, इस तरह की दलीलें दी जा रही थी। देखिए, ऐसा है कि यहाँ की बात आप छोड़ दें, इसलिए कि अगर आप पूरा स्टडी करेंगे तो गुलवारकर ने भी और वीर सावरकर ने भी यहूदियों के इस स्टैंड को हमेशा सराहा, वर्ल्ड वार से पहले भी और आखिर तक वही उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन यकीनी तौर पर उस ज़मीन पर तीनों कौमें बसी, यानी जो इब्राहिम एकॉर्ड हुआ था वो इसी बात पे था कि हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ से मेराज गए थे। तो तीनों मज़हबों के लिए वो बहुत अहम ज़मीन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और ना जब ये फ़िलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया के पास था तो कोई जंग नहीं हो रही थी, सब मिलकर लड़ रहे थे। जब ये विलायत इंग्लैंड के लोग पहुँचे, उन्होंने जाके मुआहदा सन 17 में किया कि तुम्हें अलग से ज़मीन दिलाएंगे। अब आप मुझे कोई ये बता दे कि अगर कोई शख्स आके ये कह दे कि जो हमारा कश्मीर है ये हम पाकिस्तान को दिला देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान लेंगे? तो हम नहीं मानेंगे ना। तो वो कैसे मान लेंगे कि उनकी ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन आप दे दें? तो ये प्रोपेगेंडे हैं। लेकिन आरएसएस की जो सोच है वही ज़ोनिस्ट की सोच है और वही हिंदुत्व की सोच है। जी, यहूदियों का कोई हक नहीं है। यहूदियों का हक क्यों नहीं है? हक जब एक चीज़ तय हो गई सन 47 में, ज़बरदस्ती निकाल कर ज़बरदस्ती पूरी दुनिया के वहाँ बसाए गए, उस वक्त ये हुआ कि 2 स्टेट बनेंगी। वो बनी, फ़िलिस्तीन की स्टेट बनी। अब तो फ़िलिस्तीन का नाम भी नहीं है वहाँ। अब तो कुल उनके पास 8% ज़मीन है। अगर आप उनकी ज़मीन उनके हिस्से के हिसाब से दे दें, जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो 30% यहूदी थे और 70% फ़िलिस्तीनी थे। अब फ़िलिस्तीनी का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ मुसलमान थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें यहूदी भी थे। और वो लड़ाई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन मुसलमान की नहीं थी, यहूदी मुसलमान की। ये तो एक पूरा टारगेटेड प्रोग्राम था बरतानिया का, यूरोप का। बरतानिया जहाँ जहाँ से लौटा है उसने वहाँ यही किया है। हमको भी छोड़ गया नमूना हमारे साथ कश्मीर का, वहाँ भी छोड़ गया। अब इसका चौधरी अमेरिका है। अब वो खुद तो मर रहे हैं, अब अमेरिका ने कमान संभाल ली। तो हमको ये सोचना चाहिए। दुनिया जिस तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है, एक तरफ यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ है, दूसरी तरफ बेशतर अरब ममालिक और जो दूसरे ममालिक हैं वो सारे के सारे जो है पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ऐसा ना हो, खुदा न करे, तीसरी आलमी जंग का तस्वुर करके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जो हुकूमतें साथ हैं वहाँ की आवाम साथ नहीं है। उनके आवाम फ़िलिस्तीन के साथ है। इसका मुजाहरा पूरी दुनिया में हो रहा है सिवाय हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तान के लिए चंद लोग गए थे, उनको भी बताया गया, मैं खुद देख के आया हूँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।